गुड आफ्टरनून क्लास। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे आपका इम्पैक्टेड वैक्स के बारे में। ठीक है ना, देखते हैं जो आपका फर्स्ट टाइम पहले बात करते हैं आपका इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है, इम्पैक्टेड वैक्स इज ऑल्सो नोन एज स्रूमैन इम्पैक्शन। ठीक है, यानी जो आपका इम्पैक्टेड वैक्स है उसको हम क्या बोलते हैं, स्रूमैन इम्पैक्शन भी बोलते हैं। ठीक, ओके। नेक्स्ट आपका स्रूमैन इज अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट क्लीन, प्रोटेक्ट्स एंड लुब्रिकेट द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। अब देखो, जैसे आपका नॉर्मली जो एयर होता है ना, इसमें नॉर्मली हमारे प्रोड्यूस होता है स्रूमैन होता है। ठीक है ना, जो स्रूमैन होता है वो हमारे नॉर्मली हमारे एयर में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये कुछ हमारा नॉर्मल अमाउंट में भी रहता है। ठीक है ना, अब देखो जो आपका स्रूमैन होता है क्या करता है, हमारे एयर को क्लीन करने का काम करता है और प्रोटेक्ट करता है, और क्या करता है, जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है इसको लुब्रिकेट करने का काम भी करता है। फिलिंग ऑफ फुलनेस इन एयर ड्यू टू एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ वैक्स इन एयर। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो हमारा नॉर्मल चीज़ था जो हमारा नॉर्मली स्रूमैन हमारे एयर में प्रेजेंट रहता है, और स्रूमैन को हम वैक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो इम्पैक्टेड वैक्स होता है इसमें क्या होता है, जो आपका स्रूमैन होता है, ये वैक्स होता है, उसका अमाउंट क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पैक्टेड वैक्स बोलते हैं। जो इम्पैक्टेड वैक्स होता है इसमें हमारा एयर में कैसे होता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस हमको फील होती है। ठीक है, कि नॉर्मल अमाउंट जो वैक्स था वो तो ठीक था, वो ज़्यादा अमाउंट में बढ़ गया तो कैसे फील होगा, हमको फुलनेस फील होगी। क्यों फील होगा, ड्यू टू एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द वैक्स इन एयर, क्योंकि उस एयर में क्या होगा, आपका वैक्स का एक्सेसिव अमाउंट में एक्यूमुलेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इट कॉजेज हेयरिंग लॉस। इसके दौरान क्या हो सकता है, हेयरिंग लॉस हो सकता है, एंड फुलनेस तो फील होगी, एंड ओटेल्जिया फील होगा, और अदर सिम्टम भी हमको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना, हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो ओटेल्जिया है मेडिकल टर्म में इसको क्या बोलते हैं, एयर पेन है। ठीक है, ये तो एयर मेडिकल टर्म है। तो जो आपका ओटेल्जिया होता है इसको क्या बोलते हैं, हम एयर पेन भी बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका नॉर्मल एयर है, ये आपका क्या है, स्रूमैन है, वैक्स है। ठीक है, इसका अमाउंट वर्क क्या है, हमारे जो एयर होता है इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना, कोई हमारा फॉरेन बॉडी हमारे एयर में एंटर ना हो। बाय द वे फॉरेन बॉडी हमारा ज़्यादा एंटर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या होता है, आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कोई फॉरेन बॉडी टच हुआ तो क्या होगा, रप्चर होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, और एक्सेसिव अमाउंट में आपका जो वैक्स है उसका एक्यूमुलेशन से भी आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होता है, रप्चर हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, अ स्रूमैन इम्पैक्शन इज अ एक्यूमुलेशन ऑफ स्रूमैन इन द एयर। यानी स्रूमैन इम्पैक्शन क्या है, जब भी आपके एयर में एक्सेसिव अमाउंट में स्रूमैन का एक्यूमुलेशन होता है उसको हम बोलते हैं आपका स्रूमैन इम्पैक्शन। ठीक है, एंड दैट बिकम इम्पैक्टेड एंड कैन ब्लॉक द एयर कैनाल। और जो क्या हो सकता है, हमारा इम्पैक्ट हो सकता है और साथ में क्या कर सकता है, जो आपका एयर कैनाल होता है इसको कहता है ब्लॉक कर देता है। ठीक है ना, जो एयर कैनाल होता है उसको क्या बोलता है, आपका ऑडिटरी कैनाल भी बोलता है। जैसे क्या था, आपका एक्सटर्नल एयर था, बीच में क्या था, मिडिल एयर था, ये क्या है, इनर एयर होता है। और किसको, जो आपका इम्पैक्टेड वैक्स होगा कहाँ डेवलप होगा, एक्सटर्नल एयर में। ठीक है, यानी जो आपका एयर कैनाल होता है, यानी जो ऑडिटरी कैनाल होता है उसमें आपका रहता है। ठीक है, इसकी लेंथ तो हमारी छोटी रहती है, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर के आसपास की हमारी लेंथ रहती है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं आपका, अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में। यानी ऐसे कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं जिससे आपका जो इम्पैक्टेड वैक्स होता है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट है आपका मोर प्रिवलेंट इन चिल्ड्रन एंड जीडियाट्रिक पॉपुलेशन। मोस्टली जो आपके चिल्ड्रन होते हैं और जो जीडियाट्रिक जो पॉपुलेशन होती है, यानी जो ओल्ड एज वाले पर्सन होता है, पॉपुलेशन होती है, उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है इम्पैक्टेड वैक्स। ठीक, नेक्स्ट है आपका हेयरिंग एड्स। जो हमारे हेयरिंग एड्स हम यूज़ करते हैं, स्विमिंग प्लग्स हम यूज़ करते हैं, एंड स्विम वर्ड्स कैन ऑल्सो प्रीडिस्पोज टू इम्पैक्टेड वैक्स विद रिपीटेड यूज। अगर इन चीज़ का बार बार रिपीटेड आपका यूज़ हो रहा है तो उसके द्वारा भी आपका इम्पैक्टेड वैक्स डेवलप हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लार्ज अमाउंट ऑफ हेयर इन एयर कैनाल। अब बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जैसे उनकी एयर कैनाल होता है, उसमें आपका हेयर आपका अबनॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। वैसे हम लोग, आप लोग भी हो, आप लोगों के एयर में भी, नोज के अंदर भी आपके रहते हैं, नॉर्मल अमाउंट में हेयर प्रेजेंट रहते हैं, ताकि ये क्या कर सके, आपके जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उसको ट्रैप कर सके। ठीक है ना, तो याद रखना, जब भी आपके कुछ लार्ज अमाउंट में हमारे क्या होता है, हेयर प्रेजेंट रहते हैं, उसके द्वारा डेवलप हो सकता है। क्योंकि बाय द वे क्या होगा, लार्ज अमाउंट में हमारे हेयर प्रेजेंट रहेंगे, जो भी हम वैक्स रिमूव कर रहे हैं वो कहाँ स्टक हो जाएगा, आपका हेयर में स्टक हो जाएगा, वहाँ ट्रैप रहेगा, बाहर इजीली नहीं निकल पाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका ऑक्यूपेशन। और जो हमारे ऑक्यूपेशन होते हैं, जो हमारा वर्क होता है उसके अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है हमारा वैक्स। जैसे आपका डस्टी एंड डर्टी एरिया,
मान लो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो डस्ट वाले फैक्ट्रीज होते हैं, जैसे सीमेंट फैक्ट्रीज हो गए, जो अदर फैक्ट्रीज होते हैं, उनमें वर्क करते हैं, लेकिन वो कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ नहीं करते, ठीक है। उनमें क्या हो सकता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो आपके एयर में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। और जो गंदे इलाके में हम वर्क करते हैं तो उसमें भी आपका एयर में हमारा जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं या गंदगी होती है, हमारे घुसने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिससे आपका इम्पैक्टेड वर्ड्स डेवलप हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका, अब बात करते हैं इटियोलॉजी के बारे में, ठीक है। इटियोलॉजी हमारे क्या क्या हो सकते हैं। इन सम केसेस द कॉज इज अननोन, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो आपका इम्पैक्टेड वैक्स होता है, सर जो रियल कॉज होता है पता नहीं चल पाता, ठीक है, अननोन रहता है। नेक्स्ट आपका बोनी ब्लॉकेज सच एज ओस्टियम, अब मान लो क्या है, कुछ बोन है उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई है, जैसे ओस्टियम उसमें देखा जाता है, तो उसके द्वारा भी डेवलप हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इन्फेक्शियस डिजीज, बहुत सारे ऐसी डिजीज होती है जिसके द्वारा आपका शुरू में का आपका ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, जैसे कि आपका एक्सटर्नल ओटाइटिस मीडिया, ठीक है ना। एक होता है आपका ओटाइटिस मीडिया, ठीक है, एक होता है ओटाइटिस एक्सटर्नल, ठीक है। अब देखो जो हमारा ओटाइटिस था, इसमें क्या था, मीडिया था, इसमें हमारा क्या था, आपका मिडिल ईयर में इन्फेक्शन था, ठीक है ना। अब बात करूँ मैं ओटाइटिस एक्सटर्नल की, तो इसमें कहाँ रहेगा आपका एक्सटर्नल जो एयर होगा वहाँ पर क्या रहेगा, इन्फेक्शन रहेगा। एक्सटर्नल एयर में इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए हमारा क्या एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है, आपका जो वैक्स होगा उसका अमाउंट थोड़ा बढ़ जाएगा, प्रोटेक्शन थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हमको फीवर आता है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, वैसे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है ना। अब नेक्स्ट देखो स्किन डिजीज, कुछ हमारी स्किन डिजीज होती है जैसे एक्जिमा, इसके द्वारा भी आपका डेवलप हो सकता है। एंड ऑटोइम्यून डिजीज सच एज लुम्पस, मैंने पहले ही बताया आपको, जो ऑटोइम्यून डिजीज होती है इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज होती है हमारी बॉडी के सेल्स और टिश्यू को क्या करते हैं, डैमेज करना स्टार्ट करते हैं, इसके द्वारा डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट आपका नैरो एयर कैनाल फ्रॉम बर्थ एंड क्रोनिक इन्फ्लामेशन और इंजरी। अब क्या होता है, मान लो जो हमारा एयर कैनाल होता है, ठीक है ना। अब मान लो क्या है, आपका जो एयर कैनाल होता है वो हमारे बर्थ से ही आपका क्या है, नैरो है, हो सकता है उसमें इन्फ्लामेशन होने की वजह से आपका जो एयर कैनाल होता है वो नैरो हो जाता है। इसके अलावा कुछ इंजरीज होती हैं, इसके द्वारा भी आपका जो एयर कैनाल होता है उसमें नैरोइंग हो जाती है, यानी जो आपका ये एयर कैनाल था ये नॉर्मल था, इसका शेप कैसे हो जाएगा, और ज़्यादा नैरो हो जाएगा, ठीक है। यानी जो आपका एरिया था एयर का वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कुछ वैक्स भी आएगा तो क्या होगा, ये एरिया कम होने की वजह से जो आपका वैक्स है वो अमाउंट बढ़ भी जाएगा और इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मेकिंग टू मच एयर वैक्स ड्यू टू इंजरी, मान लो कोई हमारी इंजरी होगी उसकी वजह से हमारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, एयर वैक्स आपका रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके द्वारा भी आपका क्या हो सकता है, इम्पैक्टेड वैक्स, या दूसरा नाम क्या बोल रहा था मैं इसका, श्रूमैन इम्पैक्शन की कंडीशन हमारी डेवलप हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इम्प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द एयर, बाय जो एयर होता है उसकी हम प्रॉपरली केयर नहीं करते हैं, क्लीन नहीं करते हैं, तो उसके द्वारा भी डेवलप हो सकता है, उसके ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है। अब फर्स्ट है आपका ड्यू टू रिस्क फैक्टर एंड इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी जो आपके रिस्क फैक्टर थे, रिस्क फैक्टर में क्या था आपका, जो हमारे चाइल्ड जो चिल्ड्रंस थे, जो आपके जीडियाटिक पेशेंट थे, जो आपके लार्ज हेयर हमारे एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट थे हमारे एयर में, उसके द्वारा हमारे डेवलप होता है रिस्क फैक्टर में, ठीक है। और कुछ हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर थे, जैसे हमारी इंजरी हो गया, कुछ एक्सटर्नल एयर की इन्फेक्शन होगी, इसके द्वारा क्या होगा, दैट्स लीड्स टू फिजिकल ब्लॉकेज एंड इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द वैक्स। फिजिकल ब्लॉकेज तो होगा ही होगा, इसके अलावा क्या होगा, जो एयर वैक्स होता है इसका प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये चीज़ हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, इन केस स्यूमेन इज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, अब मान लो क्या है, प्रोडक्शन बढ़ गया और इसको हम रिमूव नहीं कर पाए स्यूमेन को, देन क्या होगा, स्यूमेन इम्पैक्शन, ठीक है ना, ओके। स्यूमेन क्या होगा, इम्पैक्शन हो गया, बोल सकते हैं इम्पैक्टेड वैक्स की कंडीशन डेवलप हो जाती है। जब ये चीज़ होगा तो क्या होता है, पुटिंग प्रेशर इन द एयर, और प्रेशर क्या होता है हमारा, पुट होता है हमारे एयर में। जब ये चीज़ होगा तो क्या होगा, ब्लॉकेज तो हो ही गया है, तो हेयरिंग लॉस की कंडीशन देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अब क्या होगा, मान लो क्या है, पूरा एयर में आपका इम्पैक्टेड वैक्स है, आपको फुलनेस ऑफ फील होगा एयर में, फुलनेस होगा तो आप हेयरिंग नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ब्लॉकेज है, कुछ ऑब्जेक्ट हमारा एयर के अंदर है, ऐसा फील भी होगा, तो उसके द्वारा क्या होगा, आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा, ठीक है। और क्या होगा, आपको टेनिटस होगा। ये आपका मेडिकल टर्म है, इसका मीनिंग क्या था,
रिंगिंग सेंसेशन, रिंगिंग सेंसेशन इन एयर, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं आपका टेनिटस बोलते हैं। अब बात करते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, यानी कौन कौन से हमारे साइंस सिम्टम हो सकते हैं। फर्स्ट टाइम आपका इसमें ओटेल्जिया है, ठीक है। ओटेल्जिया मैंने पहले बताया था एयर पेन, एयर पेन डेवलप हो सकता है। जैसे आपका फीलिंग ऑफ फुलनेस होगी और पेशेंट को ऐसा फील होगा ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट हमारा ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, उसको ब्लॉकेज का फील होगा, ठीक है। एयर इचिंग होगी, ठीक है, वो जब थोड़ा खुजली आना स्टार्ट हो जाएगा अंदर ही अंदर। एंड फॉरेन बॉडी सेंसेशन में बात कर रही है इसके बारे में, यानी उसको ऐसा फील होगा कि कोई फॉरेन बॉडी उसके एयर में एंटर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हेयरिंग लॉस हमको देखने को मिल सकता है। स्टार्टिंग में जो हेयरिंग लॉस होगा वो आपका माइल्ड रहेगा, ठीक है, फिर मॉडरेट कंडीशन में आएगा, फिर आपका कंप्लीट हेयरिंग लॉस भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑर्डर फ्रॉम द एयर कैनाल एंड डिजीनेस फील होगा पेशेंट को, डिस्चार्ज होगा हमारा और एयर ड्रेनेज होगा, ठीक है। जब भी हमारा एयर ड्रेनेज होता है उसके लिए हमारा मेडिकल टर्म होता है, मैंने पहले ही बताया था, उसको क्या बोलते हैं, ओठोरिया, ठीक है। ओठोरिया हम बोलते हैं इसके लिए जब भी हमारा एयर से ड्रेनेज हो रहा है या कोई डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, ओके। अब देखो इसमें डिस्चार्ज भी अलग तरह से होगा, ठीक है। मान लो क्या है आपका जो वैक्स है उसका अमाउंट बढ़ गया है, तो वैक्स से क्या होता है थोड़ा बाहर भी आना स्टार्ट करता है, आपको चिपचिपा भी फील होता है। मान लो कभी आप देखना कि जैसे आप हेडफोन लगाते हैं, एयरबड्स लगाते हैं एयर में, ठीक है, तो उसको रिमूव करते होंगे तो आपका जो उसका उसमें फील होता है, आपको लगता है कि कुछ हमारा चिपचिपा पदार्थ आ गया, वाला ड्रेनेज भी बोल रहा है, ठीक है, ओके। रिंगिंग इन द एयर उसको टेनिटस फील होगा, ठीक है। एंड मेलिस, ठीक है। अब बताइए मेलिस क्या होता है, ठीक है, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, ठीक है, याद रखिएगा मेलिस एक मेडिकल टर्म है, इसको बोलते हैं हम फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। जब पेशेंट क्या होता है डिस्कम्फर्ट फील होता है उसको क्या बोलते हैं मेलिस बोलते हैं, ठीक है ना, ओके। याद रखना डिस्चार्ज में कैसा हो सकता है, देखो हो सकता है कि कुछ अंदर ज़्यादा डैमेज हो गया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेसिंग कंडीशन बन गई है, तो उसके द्वारा भी क्या हो सकता है कुछ और डिस्चार्ज हमारा निकलेगा। अब इम्पैक्टेड वैक्स है तो एक क्या होगा तरल पदार्थ टाइप का आपको फील होगा जब भी आप कोई एयरबड्स यूज़ करेंगे, ठीक है, एयरफोन यूज़ करेंगे तो उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप मान लो कोई चीज़ भी डालेंगे, मार्चिस तिल्ली भी डालेंगे, कुछ भी डालेंगे, तो आपको फील होगा कि आपका निकल रहा है करके, कुछ टाइप डिस्चार्ज भी नहीं मिलेगा और अदर टाइप के डिस्चार्ज का फील हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, यानी जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होता है वो क्या क्या होता है। फर्स्ट आता है आपका हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है। जब भी कोई पेशेंट हमारे हॉस्पिटल जाता है, कोई डॉक्टर के पास जाता है, फिजिशियन के पास जाता है, सबसे पहले उसकी हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है, ठीक है। फिर हमको फिजिकल एग्जामिनेशन में परफॉर्म किया जाता है, वो चेक किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ टॉर्च कि इसमें हमारा कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, ठीक है, वो चीज़ चेक किया जाएगा, कोई आपका डिस्चार्ज तो नहीं निकल रहा है वो भी चेक करेंगे। एंड ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि हमारा उसमें वैक्स का अमाउंट कितना है, ज़्यादा है या कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, वो चीज़ चेक करने के लिए करेंगे। इसके अलावा हमारा बाय द वे वैक्स नहीं होगा तो क्या देखेंगे टिम्पैनिक मेमोरी रैप्चर है या नहीं है, वो भी हम चेक करते हैं, ठीक है। एक हमारा क्या होता है डिवाइस की हेल्प से हमारा ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। फिर नेक्स्ट आपका हेयरिंग टेस्ट इज परफॉर्म टू कंफर्म द लेवल ऑफ हेयरिंग लॉस। इसके अलावा जो हेयरिंग लॉस हो रहा है इसके लेवल को कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं हेयरिंग टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ करना जरूरी होता है कि हमारा इसमें क्या हो रहा है इम्पैक्टेड वैक्स है, स्लूमेन इम्पैक्शन हुआ है तो ब्लॉकेज तो हो ही रहा है, तो साथ में अब ब्लॉकेज हो रहा है तो जो साउंड वेव्स होती है प्रॉपर्ली आपके इनर ईयर तक नहीं जाएंगी, ठीक है, तो आपको बहुत कम सुनाई देगा। हो सकता है कुछ टाइम बाद क्या हो जाए कंप्लीट हियरिंग लॉस भी हो सकता है, ठीक है ना, और ज़्यादा अमाउंट बढ़ेगा तो आपके टिम्पैनिक मेमोरी को रप्चर करेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। स्लूमेन कैन बी रिमूव्ड बाय इरिगेशन, सक्शन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। जो स्लूमेन हो आपका डेवलप हुआ है उसको हम इरिगेशन के द्वारा आपका रिमूव कर सकते हैं, सक्शन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं, और जो आपका इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके थ्रू भी हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका जेंटल इरिगेशन यूजुअली हेल्प टू रिमूव इम्पैक्टेड स्लूमेन पर्टिकुलरली इफ इट इज नॉट टाइटली पैक्ड इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। अब देखो जेंटली जो हम इरिगेशन करते हैं, ठीक है, उसकी हेल्प से जो इम्पैक्टेड स्लूमेन होता है उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। वो भी कब कर सकते हैं अगर जो हमारा जो स्लूमेन होता है वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में टाइटली पैक्ड नहीं होता, तो हम इसको क्या कर सकते हैं इजीली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंस्टॉलिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वार्म्ड ग्लिसरीन मिनरल ऑयल और हाफ strength of the hydrogen peroxide into the middle layer
sorry, into the air for 30 मिनट कैन सॉफ्टन स्ट्रूमेंट बिफोर इट्स रिम। ठीक है, इसके अलावा क्या बोल रहा है, हम कुछ ड्रॉप जो हमारे जो वार्म ग्लिसरीन होता है, मिनरल ऑयल होते हैं, और कुछ हमारे जो कुछ अमाउंट में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, उसको हम एयर कैनाल में 30 मिनट के लिए रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम 30 मिनट तक रखेंगे तो क्या होगा, जो स्ट्रूमेन होगा यानी जो आपका वैक्स होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा इसको रिमूव करने से पहले। अब सॉफ्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं, और सॉफ्ट नहीं होगा तो उसको हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आपका मेडिसिन ड्रॉप्ड इनटू द एयर कैनाल टू सॉफ्टन द एयर वैक्स स्लोली ब्रेक इट डाउन। अब क्या तो कुछ हम मेडिसिन आती हैं जो ड्रॉप फॉर्म में आती हैं, उसको भी हम एयर कैनाल में पुट करते हैं, ताकि क्या होता है जो एयर वैक्स से स्लोली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो। ठीक है, और आराम से उसको इजीली हम बाहर निकाल सकें। ऐसे आपका अ कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड स्ट्रोमोलाइटिक इज कार्बामेट पेरोक्साइड। ठीक है, क्या बोल रहा है, अ कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड स्ट्रोमोलाइटिक इज कार्बामेट पेरोक्साइड। अब क्या बोल रहा है, जो नॉर्मली प्रेस्क्राइब जो हमारे स्ट्रोमोलाइटिस जो ड्रग होती है, कौन सी होती है, आपका कार्बामेट पेरोक्साइड होती है। ठीक है, 5 to 10 ड्रॉप्स आर प्लेस्ड ट्वाइस डेली फॉर अप टू 4 days। अब क्या बोल रहा है, इसकी कितनी ड्रॉप, 5 to 10 जो ड्रॉप्स होती हैं वो आपका डेली 2 टाइम इंसर्ट करेंगे, कब तक, 4 days के लिए। ठीक है, देन द ड्रॉप वर्क बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन टू सॉफ्टन एंड इंक्रीज स्पॉन्टेनियस एक्सट्रूशन ऑफ द सीमेन एंड ऑल्सो हैव अ वीक एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट। अब क्या बोला इसके अलावा, जब हम ये ड्रॉप अंदर पेशेंट के एयर कैनाल में डालेंगे, वो तो पहले क्या करेगा हमारा, उसको हम करें 5 to 10 ड्रॉप डालेंगे ट्वाइस पर डे 4 days के लिए। ठीक है, उसका क्या करेगा, जो ड्रॉप होता है ये हमारे जो ऑक्सीजन होता है उसको रिलीज करता है, ताकि जो आपका वैक्स होगा उसको सॉफ्ट कर सके। ठीक है, उसके बाद हमारा जो एक्स्ट्रा स्पॉन्टेनियस जो आपका एक्सटेंसेस होता है सीमेन का, उसको अवॉइड करें, और हमारा जो आपका एंटी बैक्टीरियल जो इफेक्ट होता है, ठीक है, उसको भी मेंटेन कर सके। नेक्स्ट आपका, इफ द सीमेन कैन नॉट बी डिसलॉग्ड बाय दिस मेथड, इंस्ट्रूमेंट्स सच एज सीमेन स्पून और सीमेन कटरी और अ सक्शन एंड बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप फॉर मैग्निफिकेंस कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट देखिए, इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिसलॉग्ड बाय कैन नॉट बी डिसलॉग्ड बाय दिस मेथड, यानी जो हमारा ड्रॉप थे, जो मेडिसिन थी, इसके द्वारा हमारा जो सीमेन होता है वो बाहर नहीं निकल पाया। ठीक है, नहीं निकल पाया तो उसके क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट, उसका हम कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, जैसे कि आपका सीमेन स्पून होता है, इसको यूज़ कर सकते हैं, सीमेन कटरी हमारा होता है, इसको यूज़ कर सकते हैं, और ऑरल सक्शनिंग होता है, इसको हम उसको रिमूव कर सकते हैं, और बाइनोकुलर जो माइक्रोस्कोप होता है, इसके थ्रू क्या होता है, फॉर मैग्निफिकेंस ऑफ कैन बी यूज। इसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इजिली रिमूव करने के लिए, किसको, इम्पैक्टेड वैक्स को, अगर ट्रीट नहीं किया गया हो, यानी जो आपका मेडिकल मैनेजमेंट था, जो आपका मेडिसिन दे रहे थे उससे ट्रीट नहीं हो पाया, तो लास्ट में इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू उसको रिमूव किया जाता है। साथ में किसका हेल्प लिया जाता है, बाइनोकुलर जो माइक्रोस्कोप होता है उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट में बात करते हैं उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। अब बाय जो आपका इम्पैक्टेड वैक्स है उसको इजीली रिमूव नहीं किया गया तो क्या क्या हो सकता है, ओटाइटिस एक्सटर्ना हमारा डेवलप हो सकता है, टेम्परेरी हेयरिंग लॉस की कंडीशन हमारी देखने को मिल सकती है, रिटेंशन ऑफ वाटर इन एयर कैनाल, और जो हम शावरिंग लेते हैं, बाथिंग करते हैं, उस दौरान अगर बाय आपके एयर में वाटर एंटर होगा तो उसका रिटेंशन वहाँ पर हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका परफोरेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का परफोरेशन होगा, रप्चर हो सकता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिससे फर्दर कॉम्प्लिकेशन देखने मिल सकती है, ब्लीडिंग फ्रॉम द एयर। ठीक है, हो सकता है जो एयर होगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के रप्चर होने से उसका ब्लीडिंग भी आपको होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।